पैथोफिजियोलॉजी फार्मेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी 3 वर्ड से मिल के बना है। पहला वर्ड है पैथो, फिजियो दूसरा, और तीसरा है लॉजी, ठीक है। तो पैथो का मतलब होता है डिसीज़, फिजियो का मतलब होता है ओरिजिन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिसीजेस, ठीक है। कि कोई भी डिसीज़ अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो वो कैसे हो रही है, कैसे हमारी बॉडी में वो ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक। तो इस पूरे सब्जेक्ट में हमें 3 टर्म्स जो बार बार आती हैं वो हमें याद रखनी है। पहली जो है वो है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस, कि कोई भी डिसीज़ हो रही है तो उसके क्या कारण हैं, ठीक है, वो आते हैं ईटियोलॉजी के अंदर। ईटियोलॉजी मतलब कॉजेस, ठीक है। तो दूसरा जो टर्म है जो पैथोफिजियोलॉजी में बार बार यूज़ होती है वो होती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? ये है मैकेनिज्म ऑफ डिसीज़, कि कोई भी अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो कैसे एंटर कर रहा है, कहाँ हमारी बॉडी में एक्ट कर रहा है, कौन से सेल पे एक्ट कर रहा है, क्या इफेक्ट दे रहा है उस सेल पे, ठीक है। तो वो सब कुछ हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी टर्म है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये बेसिकली ये है कि कोई भी डिसीज़ हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, क्या चेंजेस ला रही है किसी सेल स्ट्रक्चर पे या किसी बॉडी के पार्ट पे, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली एक्सटर्नल होती है, ठीक। तो हमारी बॉडी बेसिकली सेल से मिलके बनी होती है। बॉडी हमारी जो सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं? हम इसके थ्रू ये कह सकते हैं कि अगर सेल अच्छे से काम करेगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर सेल अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी बॉडी को भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो अब हम आगे सेल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी बेसिक टर्म्स जो पैथोफिजियोलॉजी में आगे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। ये मेरे पास एक सेल का एक डायग्राम है, ठीक है। तो ये क्या है? सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस और वाटर, ठीक है। ये बाहर से आयंस को एक्सचेंज करने में, वाटर एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट। ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? ये होती है पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी जनरेशन में हेल्प करती है। एटीपी क्या होती है? ये एक एनर्जी सोर्स होता है। एटीपी एक एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। और जो चौथी और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस एक हेड की तरह है, जैसे हमारी बॉडी को हमारा हेड यानी कि ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह ही इस पूरे सेल को इसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस का क्या काम होता है? ये गवर्न करने का काम करता है सेल को, ठीक है। तो इनके अलावा हमें 2 और चीज़ें याद रखनी है। वो ये याद रखनी है कि ये जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का मेन रोल होता है। तो जो सेल को ऑक्सीजन मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? वो मिलती है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो जो ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू आता है, आर्टरीज़ के थ्रू जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजन लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसको? सेल को, ठीक है। और जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जो वापस जाता है सेल से, ठीक है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वो वापस कैरी आउट होता है टू द हार्ट थ्रू वेन्स,